क्या देखेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? देखिए आपका क्लास 12 में व्हीटस्टोन ब्रिज है। ग्रेजुएशन में आप जाइएगा बीएससी शायद पार्ट 3 या पार्ट 2 में आपको मिलेगा दो ब्रिज, आप जिसको ऑन्स ब्रिज कहते हैं और एंडरसन ब्रिज कहते हैं। और एमएससी में शायद आपको मैक्सवेल ब्रिज पढ़ना है। तो चलिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज देखते हैं है क्या चीज व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए होता क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होता है। कितना रेजिस्टेंस होता है? 4 रेजिस्टेंस। 4 रेजिस्टेंस में 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग पहले से जानते हैं और उन तीनों के मदद से चौथा रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं? फाइंड करते हैं, निकालते हैं। अर्थात यहाँ पे हमारे पास P, Q, R और S 4 रेजिस्टेंस है। यस सर। जिसमें से हम लोग P और Q का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। R हमारा क्या है? R हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू हम लोग जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं इसका रेजिस्टेंस। और S हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। यही तीनों के मदद से चौथा हम लोग S रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे? फाइंड करेंगे, निकालेंगे। तो सवाल उठता है सर व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? व्हीट मतलब गेहूं नहीं होगा, स्टोन मतलब पत्थर नहीं होगा, ठीक है। ब्रिज मतलब पुल नहीं होगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि गेहूं पत्थर से बना हुआ ब्रिज, इसका मतलब ये नहीं है। रेजिस्टेंस को ब्रिज के फॉर्म में अरेंज किया गया है, इसलिए इसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो ये होता क्या है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रजिस्टर का अरेंजमेंट होता है। कितना रजिस्टर का? 4 रजिस्टर का अरेंजमेंट होता है। किस फॉर्म में? ब्रिज के फॉर्म में, ठीक है। जिसमें से 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू नोन होता है और इसके मदद से चौथा अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं, निकालते हैं। तो एक ऐसा अरेंजमेंट जो कितना रेजिस्टेंस का हो? 4 रेजिस्टेंस का हो। किस रूप में? ब्रिज का फॉर्म में, जिसमें 3 रेजिस्टेंस हमारा जो रहता है नोन रहता है, इसके मदद से चौथा अननोन रेजिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस in the form of bridge in which one unknown resistance is determined by 3 known resistance is called व्हीटस्टोन ब्रिज। एक ऐसा एलिमेंट जो 4 रेजिस्टेंस का होता है ब्रिज के फॉर्म में, जिसमें एक अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग फाइंड करते हैं किसके मदद से? 3 जो रेजिस्टेंस का वैल्यू जानते हैं उसके मदद से। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। क्लियर है? अब चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हमने किया है, जहां पे P, Q, R, S हमारा कितना रेजिस्टेंस है? 4 रेजिस्टेंस है, जो चारों अलग-अलग आर्म में अलग-अलग लाइन में सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे C और D के बीच में हमने क्या लगाया? एक गैल्वेनोमीटर लगाया। ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि जब सर्किट में करंट जाता है तो वो डिफ्लेक्शन करता है, बताता है कि सर्किट में करंट आ रहा है। A और B के बीच में मैंने बैटरी लगाया, जिस बैटरी का ईएमएफ क्या है? E है। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। ये व्हीटस्टोन ब्रिज कितना रेजिस्टेंस से बना हुआ है? 4 रेजिस्टेंस से P, Q, R और S। और ये चारों रेजिस्टेंस को अलग-अलग आर्म में क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है। किस फॉर्म में? ब्रिज के फॉर्म में। यहाँ पे P और Q का रेजिस्टेंस जो हमारा इसका वैल्यू नोन है, ठीक है। R हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है और S हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। इसी को निकालना है। देखिए इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। ये 4 रेजिस्टेंस से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन? बोलिएगा। P, Q, R एंड S। कोई दिक्कत नहीं सर। जो कि अलग-अलग आर्म में अरेंज इन 4 डिफरेंट आर्म, जो अलग-अलग आर्म में जुड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। किस रूप में? ब्रिज के रूप में। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस P और Q R नॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो P और Q है इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, नॉन रेजिस्टेंस है। R इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। R हमारा क्या है? R हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है कि बीच में एरो ऐसा लगाया हुआ रहेगा, तो R हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है। एंड S हमारा क्या है? S हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। और इसी को हम लोग क्या करना? फाइंड करना है, निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमने यहाँ क्या लिखा है कि एक हमने बैटरी को कनेक्ट किया है किस किस पॉइंट के बीच में? A और B के बीच में। मैंने A और B के बीच में बैटरी को कनेक्ट किया किसके थ्रू? कोई की के थ्रू मैंने कनेक्ट कर दिया है। कोई दिक्कत? ये बैटरी ऑफ EMF इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B थ्रू की के। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बैटरी को A और B के बीच में कनेक्ट कर दिया किसके थ्रू? कोई की के थ्रू। क्लियर है? अब कहता है कि एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर मैंने लगाया। सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर मतलब बढ़िया गैल्वेनोमीटर। ऐसा नहीं कि ऐसा गैल्वेनोमीटर लगा दे जिसमें करंट देने के बाद साल भर के बाद डिफ्लेक्शन हो गए। सेंसिटिव मतलब बढ़िया गैल्वेनोमीटर मैंने लगाया ताकि
तुरंत करंट जाए तो तुरंत डिफ्लेक्शन इसका नीडल शो करे। गैल्वेनोमीटर में ऐसा कोई नीडल टाइप से रहता है, वो ऐसे ऐसे करके डिफ्लेक्ट करता है, कोई दिक्कत? तो मैंने क्या किया, पॉइंट सी और डी के बीच में मैंने गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बढ़िया सा गैल्वेनोमीटर लगाया ताकि वो सर्किट के करंट को क्या कर सके, डिटरमाइन कर सके, पता कर सके। देखिए ए सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट सी एंड डी which determines electric current in the circuit। मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया सी और डी के बीच में, जो क्या करता है, सर्किट का जो करंट है उसको क्या करता है, मेजर करता है, डिटरमाइन करता है, बताता है कि सर्किट में करंट कैसा है, ये वो उसी को बताता है। कुल मिला के गैल्वेनोमीटर मैंने इसलिए लगाया ताकि यहाँ की जब प्रेस करे करंट इसमें जाए तो गैल्वेनोमीटर से पता चले कि करंट जा रहा है, ताकि रीडिंग यहाँ क्या करेगा, डिफ्लेक्शन करेगा। कोई दिक्कत? अब ये काम कैसे करता है, इसका वर्किंग यहाँ मैंने वर्किंग लिखा है। दैट मींस वर्किंग करने का मतलब ये है कि ये गैल्वेनोमीटर हमारा वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो काम कैसे करता है, सबसे पहले आपको रफ में हम बता देते हैं, उसके बाद हम लैंग्वेज समझाएंगे इसको। कोई दिक्कत? तो कहता है कि जब हम लोग की को प्रेस करते हैं, जब हम लोग स्विच को दबाते हैं तो क्या होता है, बताइए। स्विच को दबाएंगे तो क्या होगा, बताइए। सर्किट में क्या जाएगा, करंट जाएगा, ये तो पक्का है। और जब सर्किट में करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जो है वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन करेगा। वही कहा था व्हेन की के इज प्रेस, जब की के को प्रेस किया जाता है द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर स्टार्ट टू डिफ्लेक्ट। मतलब क्या है कि जब की को प्रेस किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर का नीडल क्या करता है, डिफ्लेक्ट करने लगता है, हिलने लगता है। क्यों? क्योंकि सर्किट में करंट जाने लगता है, इसीलिए गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो क्या करने लगता है, डिफ्लेक्शन करने लगता है। यही चीज कहता है जब की को प्रेस किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर का नीडल क्या करने लगता है, डिफ्लेक्शन करने लगता है। ठीक है। अब होता क्या है भाई कि अगर यहाँ पे ये ऐसा लाइन खींच दिया जाए, पूरा बराबर कर दिया जाए और इसमें पूरा पानी भर दिया जाए तो पानी ना तो इधर जाएगा ना तो पानी इधर जाएगा। दैट मींस यहाँ का पोटेंशियल अगर यहाँ का पोटेंशियल बराबर कर दिया जाए, इसका मतलब यहाँ जो करंट जा रहा है वो करंट क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। तो यही पे किया जाता है, सबसे पहले की को प्रेस किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर का नीडल जो डिफ्लेक्शन करने लगता है। हम लोग जानते हैं सर्किट में करंट आ गया। अब हम लोग करते क्या है कि पॉइंट्स हम लोग इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, द वैल्यू हमने पहले ही बोला आर हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, जरूरत के हिसाब से इसका वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो कहता है कि जैसे कि की प्रेस किया जाता है गैल्वेनोमीटर का नीडल क्या करने लगता है, डिफ्लेक्शन करने लगता है। यहाँ पे क्लियर है। अब ये रेजिस्टेंस जो वेरिएबल रेजिस्टेंस जो आर है, इसका वैल्यू को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है, इसका वैल्यू को इस प्रकार से सेट किया जाता है ताकि मेरा पॉइंट सी और पॉइंट डी का पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। मेरा बात समझ में आया? हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे टी को प्रेस करते हैं तो क्या करता है, गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्शन करने लगता है क्योंकि सर्किट में करंट जाने लगता है। अब रेजिस्टेंस जो हमारा आर है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है कि पॉइंट सी और पॉइंट डी के पास मेरा पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। कोई दिक्कत? और जब पॉइंट सी और डी के बीच का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो क्या इसमें करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा, नहीं जाएगा, करंट जाएगा, नहीं जाएगा। और जब इसमें करंट नहीं जाएगा तो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल डिफ्लेक्शन कर रहा था वो डिफ्लेक्शन करेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं करेगा। दैट मींस द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। कब? जब व्हेन द पोटेंशियल एट पॉइंट सी एंड पॉइंट डी आर होगा सेम। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आर का वैल्यू हम लोग एडजस्ट कर देंगे। तो यही बात को मैंने लिखा है कि जब की को प्रेस करते हैं यहाँ पे तो क्या होता है कि ये गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन करने लगता है। अब द वैल्यू ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस आर इज adjusted in such that the potential at point C and D are same and और क्या कहता है, गैल्वेनोमीटर shows no deflection। कहता है कि जब की को प्रेस किया जाता है जिसमें करंट जाने लगता है और गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्शन करने लगता है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस को इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है ताकि पॉइंट सी और पॉइंट डी के पास पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए और गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्शन करना बंद कर देता है। जब यहाँ का पोटेंशियल सेम कर देते हैं तो गैल्वेनोमीटर का नीडल जो डिफ्लेक्शन करना बंद कर देता है। दैट मींस डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। कोई दिक्कत? अब ये स्थिति, जिस स्थिति में गैल्वेनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्शन करना बंद कर देता है, ये स्थिति क्या कहलाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन क्या है तो बोलिएगा
कि यहाँ पे पॉइंट सी और पॉइंट डी का पोटेंशियल हम लोग जब इक्वल कर देते हैं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन करना जब बंद हो जाता है, यही कंडीशन को व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग बैलेंस कंडीशन कहते हैं। पहले के एग्जाम में 3 मार्क्स तक यही पूछा जाता है ताकि राइट बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन क्या होता है? उस समय में हम लोग यही तक लिखते थे कि वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू हम लोग इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं ताकि सी और डी का पोटेंशियल इक्वल हो जाए और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करना बंद हो जाए। यही कंडीशन को हम क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन कहते हैं। कोई दिक्कत? अरे जब बैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा? इन दिस कंडीशन मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन में क्या होता है तो समझिए। व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन में क्या होता है तो समझिए। यहाँ पे जब व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन हो जाएगा तब P बाई Q हो जाएगा और R बाई S हो जाएगा। कोई दिक्कत? और इसी चीज को हम लोग को क्या करना है? प्रूफ करना है। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने से पहले हम थोड़ा सा करंट के बारे में आप लोगों को समझा देते हैं। और करंट के बारे में मैंने किरचॉफ का 2 नियम था। किरचॉफ एक था हमारा जंक्शन रूल और किरचॉफ वोल्टेज रूल। वोल्टेज लो किरचॉफ का जंक्शन रूल में था किसी पॉइंट पे मिलने वाले टोटल करंट का जो सम होता है वो कितना होता है? 0 के इक्वल होता है। और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता था कि किसी सर्किट में जो टोटल करंट होता है, सॉरी किसी सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल होता है उसका सम हमारा 0 के इक्वल होता है। वही 2 चीज को हम लोग यूज करेंगे और उसी को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे? व्हीटस्टोन का जो बैलेंस कंडीशन हमारा है दैट मींस P बाई Q और R बाई S है, इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा करंट के बारे में समझा देते हैं कि भाई देखो जब हम यहाँ पे की को प्रेस करेंगे तब क्या होगा? यहाँ पे करंट जाने लगेगा। यस या नो? यस सर। अब यहाँ तक करंट मेरे पास आई आया। कितना आया? आई आया। मान लिए कि आई का कुछ भाग मान लिए I1 हमारा इधर जाने लगा तो बाकी का बचा हुआ भाग कितना होगा? अगर आई का कुछ भाग I1 इधर जाने लगा तब बचा हुआ करंट I माइनस I1 किधर जाएगा? इधर जाएगा। कोई तकलीफ? मान लीजिए हमारे पास 5 एम्पियर का करंट है। अगर 2 एम्पियर इधर जा रहा है तो इधर कितना करंट जाएगा मेरे भाई? इधर हमारा जाएगा 3 एम्पियर का करंट। कोई दिक्कत? यही मैंने किया। यहाँ तक करंट मेरा आई गया। कितना गया? आई गया। अब इधर हमारा कितना? मान लीजिए I1 इधर अगर भेज दे रहे हैं तो इधर कितना बचेगा? I माइनस I1 बचेगा, वही हमारा इधर जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक हमारा I माइनस I1 आया। अब इस पॉइंट में जाने के बाद क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर में भी करंट जाने लगता है। ठीक है, हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले गए इसमें कैसे कैसे करंट है उसको हम समझा रहे हैं। ठीक है कि करंट यहाँ कैसे कैसे हमने लिखा है। यहाँ तक करंट हमारा कितना आया सचिन? I माइनस I1 आया। ठीक है, अब यहाँ तक I माइनस I1 जो आया, अब इसी का मान लीजिए कुछ भाग जो था, मान लीजिए यहाँ तक करंट हमारा कितना आया? I माइनस I1 आया। कोई दिक्कत? I माइनस I1 आया। अब ये जो करंट हमारा I माइनस I1 है वो कहाँ तक आएगा? पॉइंट C तक आया मान लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में भी करंट जाने लगता है। मान लीजिए यही I माइनस I1 का कुछ भाग कितना? मान लीजिए IG हमारा इधर आने लगा। IG हमारा इधर आने लगा। यहाँ तक हमारा IG करंट आया। अब बताइए यहाँ तक हमारा I माइनस I1 आया और इसी में कुछ करंट यहाँ पे आने के बाद कुछ IG इधर चला गया। अब कितना करंट बचेगा? तो मेरे पास करंट I माइनस I1 था, इसमें से IG करंट निकल गया तो इधर मेरा कितना जाएगा? इधर हमारा I माइनस I1 माइनस IG जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक करंट हमारा यहाँ तक जाएगा। अब ये करंट इधर से आया, कितना आया? I माइनस I1 माइनस IG आया। कोई तकलीफ? यहाँ तक IG हमारा यहाँ तक आया। अब इधर से कितना जाएगा? ये करंट हमारा I1 यहाँ तक आया, यहाँ तक I1 करंट आया और इधर हमारा IG करंट आया। अब ये दोनों मिल जाएगा, इधर से IG मिलेगा और इधर से I1 मिलेगा। अब इधर जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा? I1 प्लस IG जाएगा। समझ गए आप लोग? इधर I1 प्लस IG जाएगा। यहाँ तक हमारा करंट कौन जाएगा? I1 प्लस IG जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अब इधर से करंट हमारा आ रहा है I माइनस I1 माइनस IG और इधर से I1 प्लस IG आएगा। अब ये हमारा टोटल करंट ये इधर से आया और ये इधर आया। इस पॉइंट तक ये दोनों आएगा। इस पॉइंट के बाद दोनों मिल करके इधर जाएगा। तो दोनों मिल करके इधर जाएगा तो कितना होगा बाबू? इधर I1 प्लस IG होगा और प्लस में ये जुड़ जाएगा करंट तो I प्लस माइनस I1 माइनस IG से IG खत्म हो गया। I1 से I1 हमारा क्या हो गया? हमारा I1 माइनस I1 प्लस I1 खत्म हो गया और IG खत्म हो गया। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कौन बचा? I बचा। और वही I करंट यहाँ तक आएगा, नेगेटिव टर्मिनल में जाके हमारा खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कौन सा नियम यूज करेंगे? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ
और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि किसी सर्किट में जाने वाले अर्थात किसी सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल होता है, टोटल ईएमएफ होता है, वो ईएमएफ हमारा कितना का इक्वल होता है, टोटल का अगर ईएमएफ को जोड़ेंगे, टोटल वोल्टेज को जोड़ेंगे तो हमारा 0 का इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारा दो लूप बन रहा है। अच्छा एक बात और, किरचॉफ का जो वोल्टेज का नियम था वो किसके लिए लगता था, कोई क्लोज लूप के लिए लगता था, ठीक है। अर्थात जब सर्किट रहता था एक तरह का वो लूप है, तो क्लोज लूप के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, वो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे और वही लॉ को यूज करके हम लोग न्यूटन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन अर्थात P by Q R by S को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो लूप है, कौन कौन सा लूप है, A C D और हमारे पास कौन सा है C B D या C D B कुछ भी बोले, ये दोनों लूप में हम लोग क्या करने वाले हैं, किरचॉफ का वोल्टेज का लॉ लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले किसमें लगाएंगे, A B C A में लगाएंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि by using किरचॉफ वोल्टेज लॉ in क्लोज लूप A B C A। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यूज कर रहे हैं, कौन सा लूप में, A B C A लूप में। समझ में आ रही है बात, हम लोग किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यूज कर रहे हैं किसमें, इधर आके चुपचाप से बैठ जाइए। हम लोग क्या कर रहे हैं, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ किस लूप में यूज कर रहे हैं, A B C A में यूज कर रहे हैं। चलिए यूज करते हैं साहब, सब आपको नियम मालूम है कि कब माइनस में होगा करंट, कब प्लस में होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें दिमाग लगाते हैं, हम लोग ट्रेवल किधर से करेंगे। तो करंट का डायरेक्शन हमारा इधर है, करंट का डायरेक्शन हमारा इधर है, और चलिए हम लोग क्या करते हैं, करंट का डायरेक्शन के तरफ ही हम लोग चलते हैं। तो करंट के डायरेक्शन के तरफ हम अगर मान लीजिए इधर जा रहे हैं और करंट भी हमारा इधर ही जा रहा है, तो क्या होगा, हमारा माइनस में हो जाएगा, कितना होगा, माइनस में। तो यहाँ पे करंट हमारा कितना है, I माइनस I 1 है, यहाँ पे करंट हमारा कितना है, I माइनस I 1 है। V इक्वल टू होता है कितना, IR, जोर से बोले कितना होता है, IR, जिसमें I करंट हमारा कितना, करंट के जगह पर हमारा I माइनस I 1 है, और रेजिस्टेंस R के जगह पर कितना है, रेजिस्टेंस R, जल्दी बैठो, जल्दी जाके बैठो। देखो बाबू इधर हमारा अब देखो कोई दिक्कत नहीं, देखो हमारे पास क्या है बाबू, आलो V इक्वल टू कितना होता है, IR होता है। I के जगह पर करंट कितना है लोग, यहाँ पे I माइनस I 1 है, और रेजिस्टेंस हमारा क्या है, P है। तो हमारा वोल्टेज होगा तो I माइनस I 1 होगा, और रेजिस्टेंस कितना होगा, हमारा P होगा। तो यहाँ लिखेंगे I माइनस I 1 और हम यहाँ क्या लिखेंगे, P। लेकिन बाबू जिस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है वही डायरेक्शन में अगर हम लोग चलते हैं तो हमारा किस में होता है, माइनस में होता है, जिसके चलते हमारा क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब हम यहाँ तक पूछेंगे, करंट हमारा इधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, रेजिस्टेंस का काम कौन करेगा, गैल्वेनोमीटर करेगा। तो हमारा कितना होगा, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है हम लोग वही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हमारा करंट हो जाएगा IG, और रेजिस्टेंस का काम कौन करेगा, सचिन कौन करेगा, IR करेगा। समझ रहे हैं प्लीज, सॉरी R के जगह पर हमारा रेजिस्टेंस का काम कौन करेगा, G करेगा, ठीक है। तो ये वोल्टेज बन गया। अब हम यहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ तक पहुंचने के बाद हम इधर चलेंगे, इधर चलेगा ना, इस लूप में नहीं जाना है। इस लूप में जब जाएंगे तो इस लूप में जाएंगे सीरीज, तो यहाँ पे करंट हमारा कौन है, यहाँ पे I 1 है, और रेजिस्टेंस का काम कौन करेगा, R करेगा। हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं इधर, और करंट का डायरेक्शन इधर, करंट के डायरेक्शन में अपोजिट जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, ये प्लस में होता है। और टोटल सर्किट का वोल्टेज जोड़ेंगे कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। कोई दिक्कत नो सर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग करने क्या वाले हैं यहाँ पे कि थोड़ा सा एक बार और हम लोग किरचॉफ का वोल्टेज लो यूज करें, कौन सा लूप में, C D B C में। तो लिखेंगे बाय अगेन यूजिंग, क्या लिखेंगे, बाय अगेन यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन क्लोज लूप। इस लूप का नाम क्या होगा, C D B
कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग इधर कहाँ से चलेंगे, हम लोग इधर से चले यहाँ से, कहाँ से चलेंगे, यहाँ से चले। चलिए यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पे करंट कितना है, I माइनस I1 माइनस IG। तो देखिए V इक्वल टू होता है I यार, तो I की जगह पे करंट है I माइनस I1 माइनस IG, है कि नहीं। रेजिस्टेंस हमारा कौन काम करेगा, रेजिस्टेंस की जगह पर Q है, तो हमारा रेजिस्टेंस Q हो जाएगा। जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं अगर करंट का डायरेक्शन उधर ही रहे तो हमारा माइनस में होगा कि नहीं होगा। अब चलिए यहाँ तक आ गया, हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कौन करेगा, रेजिस्टेंस का काम हमारे यहाँ पे S करेगा, करंट I1 प्लस IG है। करंट का डायरेक्शन इधर है, हम लोग जा किधर रहे, इधर रहे, इसका मतलब ये प्लस में होगा, इसका मतलब हमारा क्या होगा I प्लस I1 प्लस IG और इनटू में हमारा रेजिस्टेंस कितना होगा बाबू, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा इनटू में हमारा S होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम इसमें जाएंगे, करंट का डायरेक्शन हमारा देखिए, यहाँ पे करंट हमारा IG है और रेजिस्टेंस हमारा IG है। करंट का डायरेक्शन नीचे की ओर है, हम लोग किधर जा रहे हैं, ऊपर की ओर। तो करंट का काम किया कौन, हमारा I के जगह पर IG काम किया, रेजिस्टेंस के जगह पर कौन काम किया, G काम किया। लेकिन प्लस में क्यों होगा, क्योंकि हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ है, तो हमारा प्लस में होगा। अब टोटल वोल्टेज को जोड़ेंगे तो कितना के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब समझिए, यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया है कि जब वीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन आता है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करना बंद करता है। और डिफ्लेक्शन करने बंद करने का मतलब है कि यहाँ जो करंट है इसमें जाना बंद हो जाता है। दैट मींस IG का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 8 बैलेंस कंडीशन ऑफ वीट स्टोन ब्रिज। वीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन में होता क्या है कि द गैल्वेनोमीटर shows no deflection। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करेगा, डिफ्लेक्शन नहीं करेगा। मतलब वीट स्टोन ब्रिज के बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करेगा, नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो इसका मतलब IG का वैल्यू जो करंट इसमें जा रहा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत। आप लोगों के लेवल में यही मान के चलिए कि गैल्वेनोमीटर में जब करंट नहीं जाता है, सॉरी गैल्वेनोमीटर जब डिफ्लेक्शन नहीं करता है, जिसमें करंट जो जाता है वो 0 बराबर होता है, दैट मींस करंट इसमें नहीं जाता। आप लोग के लेवल में यही चीज जानी है, लेकिन जब हाईयर लेवल में जानिएगा, जब सर्च कीजिएगा इसके बारे में, तब पता चलेगा कि करंट तो जाता है, लेकिन कारण क्या है कि डिफ्लेक्शन ये करना बंद कर देता है। तो वो आपका लेवल का चीज नहीं है, वो बाद में। यहाँ मान के चलिए गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है बैलेंस कंडीशन में, तो होता क्या है कि मान लीजिए इसमें करंट का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। इसीलिए बैलेंस कंडीशन हमारे के टाइम में डिफ्लेक्शन करना बंद कर देता है, दैट मींस करंट का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया। अब जब हमारा क्या हो गया कि जब इसका वैल्यू 0 हो गया, तो इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकेंड में जहां जहां IG है वहां वहां इसका क्या होगा, वैल्यू 0 होगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में अगर जाएंगे तो माइनस I माइनस कितना होगा, यहाँ पे I1 बोलते जाना, कितना होगा I माइनस I1 इनटू कितना होगा, P होगा। और यहाँ माइनस IG का वैल्यू कितना हो गया, 0 इनटू G हो गया। और प्लस में क्या होगा, I1 इनटू R बराबर हमारा 0 होगा। अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस I हमारा होगा। ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सो यहाँ से हम लोग को 2 चीज मिलेगा, दिख रहा है R और यहाँ पे P मिलेगा। तो ये माइनस में इसको उधर भेज देंगे तो प्लस में होगा, तो I इंटू R होगा और बराबर कितना होगा, माइनस में प्लस होगा, I माइनस I1 और इंटू में क्या होगा, यहाँ पे P होगा। होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पे देखना क्या है कि यहाँ ये देखना है कि अब हम इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो रेजिस्टेंस को एक साइड में कर देंगे। रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, एक साइड में करने वाले हैं, और करंट को क्या करने वाले हैं, एक साइड में करने वाले हैं। कोई दिक्कत तो करेंगे यहाँ पे क्या कि अगर हम P बटा में R लिखते हैं, ध्यान से समझिए कि P बटा में अगर हम R लिखते हैं तो हमारा क्या होगा, P बटा में R लिखने का मतलब मैंने P के नीचे में R को भेज रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तब हमको करना क्या होगा, I1 के नीचे में I माइनस I1 को भेजना पड़ेगा। इस इक्वेशन को हम लोग मानेंगे इक्वेशन थर्ड। क्या मानेंगे, इक्वेशन थर्ड। सेम टू सेम हम लोग यूज करेंगे कहां से, इक्वेशन। अब हम लोग इक्वेशन सेकंड में जाएंगे कि
तीन इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेकंड में हम लोग जा रहे हैं, तो इक्वेशन सेकंड में जाएंगे तो फिर हमारा बैलेंस कंडीशन में आईजी का वैल्यू 0 यूज करेंगे। जब आईजी का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा तो क्या क्या हो जाएगा, सो देखिए यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आई रहने देंगे, माइनस i1 भी रहने देंगे, और आईजी का वैल्यू हमारा कितना होगा, 0 होगा, और क्यू का क्यू रहेगा, और हमारा फिर क्या है आप इक्वेशन सेकंड में प्लस i1 रहेगा, आईजी का वैल्यू हमारा कितना होगा, आईजी का वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। और इनटू में हमारा क्या रहेगा, s रहेगा, इनटू में हमारा क्या रहेगा, s रहेगा, और आईजी का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, और इनटू g गुना रहेगा, टोटल के जोड़े कितना बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हमारा ये इसको जब लिखेंगे तो माइनस i1 ये हमारा क्या रहेगा, माइनस i1 हो जाएगा, इंटू में q, और प्लस में हमारा होगा i1 इंटू s, और ये हमारा टोटल 0 के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे जब लेंगे तो हमारा ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, i इंटू s इज इक्वल टू i माइनस i1, और इंटू में हमारा क्या रहेगा, q रहेगा। कोई दिक्कत, समझ में आई बात। माइनस में उधर वही प्लस में हो गया। जब हम फिर वही काम को करेंगे कि रेजिस्टेंस को एक साइड में करेंगे, करंट को एक साइड में, तो हम Q के नीचे में हम भेजेंगे इसको, S को भेजेंगे, तो हमारा क्या होगा, Q के नीचे में मैंने S को भेजा, तो I1 के नीचे में हमको किसको भेजना पड़ेगा, I माइनस I1 को भेज, इसको इक्वेशन हम कितना मानेंगे, 4 मानेंगे। कोई दिक्कत। अब हमारा क्या है कि अगर इक्वेशन थर्ड को देखा जाए और इक्वेशन 4 को देखा जाए तो दोनों का राइट हैंड साइड हमारा क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल है, जिसके चलते लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। तो हमने देखा कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का जो राइट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड अगर हमारा इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल करेंगे तो यहाँ p बाई r हो जाएगा, और इसका हमारा कितना हो जाएगा, q बाई s हो जाएगा। अब r को हम लोग यहाँ पे भेज देंगे, q को हम लोग यहाँ पे भेजेंगे, तो p बाई q हो जाएगा, और हमारा फिर r बाई s हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी कि v+1 सीरीज होता क्या है और इसका बैलेंस कंडीशन क्या होता है। चलिए धन्यवाद।